बुद्धिमान मनुष्य और सोचने की कीमत। पहले चर्चित मानव प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों के सदस्य विशालकाय थे और कुछ बौने, कुछ भयानक शिकारी थे और अन्य नम्र पौधा संग्राहक। कुछ केवल एक द्वीप पर रहते थे जबकि कई महाद्वीपों पर घूमते थे। लेकिन जरूरी ये है कि वे सभी होमो प्रजाति के थे। वे सभी मनुष्य थे। इन प्रजातियों को वंश की सीधी रेखा में व्यवस्थित रूप से कल्पना करना एक आम गलतफहमी है, जिसमें यह सोचना था कि होमो एर्गस्टर ने इरेक्टस को जन्म दिया, इरेक्टस ने नेंडरथल को जन्म दिया और नेंडरथल हमारे रूप में विकसित हुए। यह रैखिक मॉडल गलत धारणा देता है कि किसी विशेष क्षण में केवल एक प्रकार का मानव पृथ्वी पर रहता था और सभी पिछली प्रजातियां केवल हमारे पुराने मॉडल थीं। सच्चाई यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक दुनिया एक ही समय में कई मानव प्रजातियों का घर थी। और हो भी क्यों न, आज लोमड़ियों, भालुओं और सूअरों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। 100 सहस्राब्दी पहले की धरती पर कम से कम 6 अलग अलग प्रजाति के मनुष्य रहते थे। यह हमारा अजीब बहुप्रजाति अतीत नहीं, बल्कि यह हमारी वर्तमान और शायद दोषपूर्ण विशिष्टता है। जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे कि हम सेपियंस के पास अपने भाई बहनों की यादों को दबाने के अच्छे कारण हैं। अपनी कई भिन्नताओं के बावजूद सभी मानव प्रजातियां कई परिभाषित विशेषताओं को साझा करती हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मनुष्यों के पास अन्य जानवरों की तुलना में असाधारण रूप से बड़ा मस्तिष्क होता है। 60 किलोग्राम वजन वाले स्तनधारियों का औसत मस्तिष्क 200 घन सेंटीमीटर का ही होता है। 25 लाख वर्ष पहले सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क का आकार लगभग 600 घन सेंटीमीटर था। आधुनिक सेपियंस का मस्तिष्क औसतन 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर का होता है। नेंडरथल का मस्तिष्क तो और भी बड़ा था। हमें यह सोचना आसान लग सकता है कि विकास के लिए बड़ा मस्तिष्क चाहिए। हम अपनी उच्च बुद्धिमत्ता से इतने मोहित हैं कि हम मान लेते हैं कि जब मस्तिष्क की शक्ति की बात आती है तो अधिक बेहतर होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बिल्ली के समान परिवार में भी बिल्लियां पैदा होती जो कैलकुलस कर सकती। पूरे पशु साम्राज्य में होमो प्रजाति ही ऐसी विशाल सोचने वाली मशीनों के साथ क्यों आई? तथ्य यह है कि एक विशालकाय मस्तिष्क शरीर के लिए एक बड़ा बोझ है। इसे इधर उधर ले जाना आसान नहीं है, खासकर जब यह एक विशाल खोपड़ी के अंदर हो। इसे ईंधन देना और भी कठिन है। होमो सेपियंस में मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2 से 3% तक होता है, लेकिन जब शरीर आराम की अवस्था में होता है तो यह शरीर की 25% ऊर्जा की खपत कर डालता है। तुलना करें तो अन्य वानरों के मस्तिष्क को आराम के समय केवल 8% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरातन मनुष्यों ने अपने बड़े मस्तिष्क के लिए 2 तरीकों से भुगतान किया। सबसे पहले उन्होंने भोजन की तलाश में अधिक समय बिताया। दूसरे, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं। जैसे सरकार रक्षा बजट से शिक्षा के लिए धन का उपयोग करती है, वैसे ही मनुष्यों ने बाइसेप्स से ऊर्जा को न्यूरॉन्स में बदल दिया। यह शायद ही कोई पूर्व निष्कर्ष है कि यह सवाना में जीवित रहने के लिए एक अच्छी रणनीति थी। चिंपांजी होमो सेपियंस से बहस नहीं जीत सकता, लेकिन बंदर आदमी को चीर फाड़ सकता है। आज हमारे बड़े दिमाग बहुत काम आ रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी कारें और बंदूकें बना सकते हैं जो हमें चिंपांजी से कहीं ज्यादा तेज चलने में सक्षम बनाती हैं, और हम कुश्ती करने के बजाय सुरक्षित दूरी से उन्हें गोली मार सकते हैं। लेकिन कारें और बंदूकें हाल ही की घटना हैं। 20 लाख से ज्यादा सालों तक मानव तंत्रिका नेटवर्क लगातार बढ़ते रहे, लेकिन कुछ चाकू और नुकीली छड़ियों के अलावा मनुष्यों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था।
फिर उन 20 लाख सालों के दौरान विशाल मानव मस्तिष्क के विकास को आगे बढ़ाने वाली कौन सी चीज थी? सच कहूं तो हम नहीं जानते। एक और अनोखी मानवीय विशेषता यह है कि हम 2 पैरों पर सीधे चलते हैं। खड़े होकर शिकार या दुश्मनों के लिए सवाना के मैदानों को स्कैन करना आसान हो गया था, और जो हाथ चलने में इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें पत्थर फेंकने या संकेत देने जैसे दूसरे कामों के लिए मुक्त किया जाता था। ये हाथ जितने ज्यादा काम कर सकते, उनके मालिक उतने ही ज्यादा सफल होते। इसलिए विकासवादी दबाव ने हथेलियों और उंगलियों में नसों और मांसपेशियों की बढ़ती सांद्रता को जन्म दिया। नतीजतन मनुष्य अपने हाथों से बहुत जटिल काम कर सकते हैं। विशेष रूप से वे परिष्कृत उपकरण बना और इस्तेमाल कर सकते हैं। औजारों के उत्पादन का पहला प्रमाण लगभग 25 लाख वर्ष पहले का है, और औजारों का निर्माण और उपयोग ही वे मानदंड हैं जिनके द्वारा पुरातत्वविद प्राचीन मनुष्यों को पहचानते हैं। फिर भी सीधे चलने के अपने नुकसान थे। हमारे प्राइमेट पूर्वजों का कंकाल लाखों वर्षों तक एक ऐसे प्राणी को सहारा देने के लिए विकसित हुआ जो 4 पैरों पर चलता था और जिसका सिर अपेक्षाकृत छोटा था। सीधे खड़े होने की स्थिति में बैलेंस करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, खासकर तब जब हड्डी ढांचे को एक बहुत बड़े कपाल को सहारा देना पड़ता होगा। मानव जाति ने अपनी ऊंची दृष्टि और मेहनती हाथों के लिए पीठ दर्द और गर्दन दर्द के साथ भुगतान किया था। महिलाओं ने और भी अतिरिक्त भुगतान किया। एक सीधे चलने के लिए छोटे कूल्हों की आवश्यकता थी, जिससे जन्म मार्ग संकुचित हो गया, और यह भी तब जब शिशुओं के सिर बड़े और बड़े होते जा रहे थे। प्रसव के दौरान मृत्यु मानव महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। जब शिशुओं के मस्तिष्क और सिर अपेक्षाकृत छोटे और लचीले थे, महिलाओं का प्रसव के दौरान प्रदर्शन बेहतर रहा होगा और वे अधिक बच्चे पैदा करने में सफल रही होगी। प्राकृतिक चयन ने परिणाम स्वरूप हुआ यह कि मानव शिशु समय से पहले जन्म लेने लगे। वास्तव में अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्य समय से पहले पैदा होते हैं, जब उनकी कई महत्वपूर्ण प्रणालियां अभी भी अविकसित होती हैं। एक बछड़ा जन्म के तुरंत बाद ही दौड़ सकता है। एक बिल्ली का बच्चा अपनी मां को छोड़कर अकेले ही भोजन की तलाश में निकल जाता है जब वह कुछ ही सप्ताह का होता है। इसके विपरीत मानव शिशु असहाय होते हैं, कई वर्षों तक भरण पोषण, सुरक्षा और शिक्षा के लिए अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस त्रुटि ने मानव जाति की असाधारण सामाजिक क्षमताओं और इसकी अनूठी सामाजिक समस्याओं दोनों में बहुत योगदान दिया। अकेली माताएं अपने बच्चों के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन जुटा पाती थीं। बच्चों के पालन पोषण के लिए परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से लगातार मदद की जरूरत रहती। मनुष्य को पालने के लिए एक समाज की जरूरत पड़ी। इस प्रकार विकास ने उन मानव प्रजातियों का पक्ष लिया जो मजबूत सामाजिक संबंध बनाने में सक्षम थे। इसके अलावा चूंकि मनुष्य अविकसित पैदा होते हैं, उन्हें किसी भी अन्य जानवर की तुलना में कहीं ज्यादा हद तक शिक्षित और सामाजिक बनाया जा सकता है। ज्यादातर स्तनधारी गर्भ से ऐसे निकलते हैं जैसे भट्टी से निकलने वाला चमकीला मिट्टी का बर्तन। फिर से ढालने का कोई भी प्रयास भर उन्हें खरोंच देगा या तोड़ देगा। मनुष्य गर्भ से ऐसे निकलते हैं जैसे भट्टी से पिघला हुआ कांच। उन्हें आश्चर्यजनक तरीके से घुमाया, फैलाया और आकार दिया जा सकता है। यही कारण है कि आज हम अपने बच्चों को ईसाई या बौद्ध, पूंजीवादी या समाजवादी, युद्धप्रिय या शांतिप्रिय बनने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि बड़ा मस्तिष्क, औजारों का उपयोग, बेहतर सीखने की क्षमता और जटिल सामाजिक संरचनाएं बहुत बड़े फायदे थे। यह स्पष्ट है कि इनसे मानव जाति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर बन पाई। लेकिन इसके बावजूद 20 लाख वर्षों तक वे कमजोर और सीमांत प्राणी ही थे। इस प्रकार 10 लाख साल पहले रहने वाले मनुष्य
अपने बड़े मस्तिष्क और तीखे पत्थर के औजारों के बावजूद शिकारियों के निरंतर भय में रहते और शायद ही कभी बड़े शिकार का शिकार करते थे, और मुख्य रूप से पौधे इकट्ठा करके, कीड़े मकोड़े उठाकर, छोटे जानवरों का पीछा करके और अन्य अधिक शक्तिशाली मांसाहारियों द्वारा छोड़े गए मांस को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। शुरुआती पत्थर के औजारों का सबसे आम उपयोग हड्डियों को तोड़कर मज्जा प्राप्त करना था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हमारा मूल आहार था। जिस तरह वुडपैकर पक्षी पेड़ों के तने से कीड़े निकालने में माहिर होते हैं, उसी तरह पहले मनुष्य हड्डियों से मज्जा यानी बोन मैरो निकालने में माहिर थे। लेकिन मज्जा ही क्यों? खैर, कल्पना कीजिए कि आप शेरों के एक झुंड को शिकार किए हुए जानवर को खाते हुए दूर खड़े देख रहे हैं। आप धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक वे खा नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपकी बारी नहीं आती, क्योंकि उनके बाद लकड़बग्घे और सियार बचे हुए हिस्से को खा जाते हैं और आप उनके साथ भी हस्तक्षेप करने की आकत नहीं रखते। उनके बाद ही आप और आपका दल शव के पास जाने की हिम्मत कर सकते हैं, सावधानी से बाएं और दाएं देख हुए और बचे हुए खाने योग्य ऊतक को खोद सकते हैं। यह हमारे इतिहास और मनोविज्ञान को समझने की कुंजी है। खाद्य श्रृंखला में जीनस होमो की स्थिति हाल ही तक मध्य में थी। लाखों वर्षों तक मनुष्य छोटे जीवों का शिकार करते रहे और जो कुछ भी वे इकट्ठा कर सकते थे उसे इकट्ठा करते रहे, और इस दौरान बड़े शिकारियों द्वारा उनका शिकार किया जाता रहा। यह केवल 4 लाख वर्ष पहले की ही बात है, जब मनुष्य की कई प्रजातियों ने नियमित रूप से बड़े शिकार का शिकार करना शुरू किया, और केवल पिछले 1 लाख वर्षों में ही होमो सेपियंस के उदय के साथ मनुष्य खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर जा पहुंचा। बीच से शीर्ष पर उस शानदार छलांग के बहुत बड़े परिणाम हुए। पिरामिड के शीर्ष पर अन्य जानवर जैसे शेर और शार्क लाखों वर्षों में बहुत धीरे धीरे उस स्थिति में विकसित हुए। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे नियंत्रण और संतुलन बनाने में सक्षम बनाया जो शेरों और शार्क को बहुत अधिक तबाही मचाने से रोकते हैं। मसलन जैसे जैसे शेर घातक होते गए, वैसे वैसे हिरण तेज दौड़ने लगे, लकड़बग्घे बेहतर सहयोग करने लगे और गैंडे ज्यादा गुस्सैल हो गए। इसके विपरीत मानव जाति इतनी तेजी से शीर्ष पर पहुंच गई कि पारिस्थितिकी तंत्र को एडजस्ट करने का समय ही नहीं मिला। इसके अलावा मनुष्य खुद भी समायोजित होने में विफल रहे। ग्रह के अधिकांश शीर्ष शिकारी राजसी प्राणी हैं। लाखों वर्षों के प्रभुत्व ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। इसके विपरीत सैपियंस एक अस्थिर और छोटे गणराज्य के तानाशाह की तरह है। हाल ही में सवाना के आदिमानवों में से एक होने के कारण हम अपनी स्थिति को लेकर भय और चिंताओं से भरे हुए हैं, जो हमें दोगुना क्रूर और खतरनाक बनाता है। घातक युद्धों से लेकर पारिस्थितिक तबाही तक कई ऐतिहासिक आपदाएं इस अतिजल्दबाजी की वजह से हुई हैं। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।